नमस्कार, मैं हूं शेखर बागोरा और आप देख रहे हैं राजू टाइम्स का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, प्रत्याशियों के नाम तय किए जा चुके हैं। इंदौर से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं अक्षय कांति बम हमारे बीच में मौजूद है, जिनसे हम चुनावी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजू टाइम्स समाचार पत्र के समूह संपादक श्री राजीव खंडेलवाल जी भी मौजूद हैं, जो चुनाव को लेकर अपनी खास बात रखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर जाएंगे अक्षय बम जी से, जो एक शिक्षाविद हैं और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अक्षय भाई, पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर्वप्रथम आपके राजीव टाइम्स के चैनल के मार्फत मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का और शहर के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में और इतने बड़े चुनाव में उन्होंने मुझे उपयुक्त समझा इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अक्षय भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस विपरीत समय में उन्हें मौका दिया गया है। अक्षय भाई, आप पे भरोसा किया गया है कांग्रेस ने, जब जिस दौर में कांग्रेस अभी गुजर रही है, जब कांग्रेस में भगदड़ मची पड़ी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने बरसों कांग्रेस ने जिन्हें सब कुछ दिया है। मैं इसको लेकर मैं हमारे संपादक जी से बात करना चाहूँगा। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए क्या परिस्थितियाँ और क्या समय चल रहा है अभी? कांग्रेस का समय तो अभी बड़ा विपरीत है। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं अक्षय जी। स्थितियाँ विपरीत है, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े जाते हैं और कई बार उसके जो नतीजे बदलते हैं उससे ही साबित होता है कि वक्त कुछ भी हो सकता है, चुनाव कभी भी बदला जा सकता है। अक्षय भाई, क्या तैयारी है? जो इंदौर एक गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और हम इस बार आप क्या रणनीति लेकर आए हैं कि हम बदलाव कैसे लाएंगे? देखिए, देश के असल मुद्दे अभी कुछ और हैं और देश में असल मुद्दे दिखाए कुछ और जा रहे हैं। वाकई अभी जो मुद्दा है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। आपको ये देखना पड़ेगा कि देश की 90% जनता के लिए किसके पास कुछ देने के लिए सौगातें हैं। अगर मैं आज 2024 के न्याय की बात करूं कि जो राहुल गांधी जी ने निकाला है, आज उन्होंने 90% जनता के लिए कुछ ना कुछ दिया है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं जो कि 50% होती है, वो ये कहते हैं कि हर महिला को हम 1 लाख रुपये साल देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, तो वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि आंगनबाड़ी में और जो मिड डे मील वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उसके अंदर जो केंद्र का योग आता है वो डबल कर देंगे उसका, ये अपने आप में बड़ी बात है। जब वो 30 लाख की सरकारी नौकरियों की बात करते हैं और कहते हैं कि 50% का उसके अंदर आरक्षण महिलाओं को देंगे, तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। दूसरी बात युवाओं के लिए, आज की तारीख में बेरोजगारी का जो इंडेक्स है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। अगर आपने देखा होगा, राहुल जी कहते हैं कि अगर कोई भी युवा ग्रेजुएट है तो उसको ग्रेजुएट होते से 1 लाख रुपए का अप्रेंटाइज दिया जाएगा। तो वो युवाओं की बात करते हैं, वो पेपर लीक के ऊपर बात करते हैं, वो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। तो जब आप युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उसके अलावा किसानों के लिए अलग से योजना है, तो जो आदमी अगर 90% देश की जनता के लिए कुछ काम करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से एक माहौल या परसेप्शन या ऑरा क्रिएट करा जा रहा है देश के अंदर चुनाव के नतीजों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चुनाव के नतीजे आएंगे। अक्षय भाई, आपका कहना सही है, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी अपनी बात है, सही बात है। पर बात ये चल रही है अभी जो देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया दिया, कांग्रेसी सनातनी नहीं होते हैं, ये सारे मुद्दे हैं। हम बात करेंगे इंदौर के चुनाव को लेकर। इंदौर का चुनाव कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए नहीं लड़ रही है। इंदौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक लीड जो पिछले टॉप 5 में आए थे शंकर लालवानी, इसको बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? इसके ऊपर लीड बढ़ाने के लिए तो भाजपा पूरा प्रयत्न कर ही रही है। उसने 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने का बोला है। उसके लिए अक्षय भैया को भी पूरा दम लगाना पड़ेगा कि लीड बढ़े नहीं। वो उनका प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिले। जीते तो बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से बहुत बधाई है, और नहीं तो लीड तो बहुत कम करना चाहिए। वो प्रयास पूरे करना चाहिए, उससे कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। सर, लीड की अगर बात की जाए तो शंकर लालवानी को जिस दिन से टिकट मिला है, भाजपा ही चिल्ला के कह रहे हैं 8 लाख पार, पर शंकर लालवानी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता है। क्या कहेंगे? शंकर भैया तो जो है वो देख रहे हैं कि क्या होएगा, माहौल क्या रहेगा, वोट परसेंटेज कितना गिरेगा, क्योंकि लोग वोट डालने ही नहीं आ रहे, आएंगे ऐसा भी सोचा है कि वोट परसेंटेज कम हो जाएगा तो जीतूंगा कैसे 8 लाख से। अक्षय भैया को मेहनत खूब करना पड़ेगी, सारे बूथ संभालना पड़ेंगे, तो लीड कम कर पाएंगे। अक्षय भैया, हम बात कर रहे हैं कि 5-5.5 लाख वोटों का जो गड्ढा है, उस गड्ढा को भरने के लिए आपके पास क्या योजना है? अगर आप इंदौर लोकसभा की सीट को देखोगे तो इंदौर की लोकसभा की सीट है वो इतिहास बनाती है। अगर हम बात करें
40 साल पुरानी, तो होमिदा जी का एक समय हुआ करता था जब प्रकाश चंद जी सेठी आए तो उनको बड़ा हल्का कैंडिडेट माना जा रहा था, पर जिस तरह से उन्होंने अपना जनसंपर्क करा, एक नया इतिहास रचा। जब ताई को टिकट मिला तो प्रकाश चंद सेठी बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन ताई आई, उनका एक अपना हो रहा था, उन्होंने उनको हराया। तो आप ये मान के चलिए कि जो इंदौर की लोकसभा की सीट है ये इतिहास बनाती है, कुछ नया देती है। यहाँ के लोग नए लोगों को, नई चीज़ों को, अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल उल्टे होंगे। जो लोग सोच रहे थे 2023 में कि जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और उसके बाद नहीं बनी, फिर उसका एनालिसिस करा गया क्यों नहीं बनी। आप 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है 4 जून के बाद आप ये चर्चा करेंगे कि इस लड़के ने सीट कैसे निकाल ली। अक्षय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चुनाव और खेल का मैदान, क्रिकेट का खेल का मैदान और चुनाव वो ऐसी जगह होती है जब कब नतीजे बदल जाए कहा नहीं जा सकता। आप बिल्कुल अपेक्षा से, आपको हल्का नहीं लिया जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि हल्का लिया जा रहा है, ऐसा हल्का नहीं लिया। पर बात ये आ रही है कि कई विधानसभा खाली हो गई है कांग्रेस नेताओं से, वो उसकी जगह कैसे भरपाई होगी, काम कौन करेगा? देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस एक समुद्र है और समुद्र में से अगर 2 लोटे बाहर हो जाए तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है। और नेता इधर से उधर होता है, कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं होता है। आज जो बूथ का कार्यकर्ता है आज भी वो बूथ पे काम करता है, जो मंडल का बंदा है वो मंडल पे काम कर रहा है, जो सेक्टर का आदमी है वो सेक्टर पे काम कर रहा है। दूसरी चीज, 6 महीने पहले हमारे एक इलेक्शन हुए जहां पे कि हमारे कार्यकर्ता को पता था कि हमारी सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हुई होगी, तो वो चूक भी हमें पता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में ये कार्यकर्ताओं का और आम जनता का चुनाव है और उसका नतीजा आपको वोटों में परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। साजू जी, अक्षय जी का कहना ऐसा है कि नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। पर आपको लगता है कि ऐसा बड़े नेताओं के हट जाने से कार्यकर्ताओं में वो उत्साह रह पाएगा जिसमें वो काम कर पाएंगे इनके लिए? अक्षय जी का जो है जमीनी पूरा आकलन किया हुआ है। बाकी ऐसे तो मुश्किल लगता है कि सारे नेता जितने भी हैं अपनी टीम लेके ही गए हैं, बोले वो सिंधिया जी के हो या दूसरे हो, सारी अपनी अपनी टीम लेके ही गए हैं। तो टीम तो इनको खुद की बनाना पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत करके जीत जाए, वोट पर बढ़ा लें तो बहुत बढ़िया है। और इसके लिए अक्षय जी को बहुत बहुत बधाई भी देंगे। मुश्किल हालातों में जो जीत कर आता है उसे ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। अक्षय जी उस मुश्किल हालात में कांग्रेस के साथ खड़े हैं जब कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए लोग भाग रहे थे, पर अक्षय जी ने बोला मैं लड़ूंगा जब कोई नहीं लड़ेगा। अक्षय जी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कहीं मन में विचार आया था कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं है मैं गलत शुरुआत करने जा रहा हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं, मैं फाइटर आदमी हूँ। जो आदमी विधानसभा 4 पकड़ सकता है और 4 में खुद का माहौल बना सकता है, खुद का संगठन खड़ा कर सकता है, खुद की टीम खड़ी कर सकता है और टिकट ना मिलने पे विरोध जताने में भी पीछे नहीं हट सकता है, उसको कहाँ तकलीफ है काम करने में? तो लोकसभा कौन सी बड़ी बात है? जहाँ 2.5 लाख लोगों का नेतृत्व करने के लिए मिल रहा था, पार्टी कहती है 27 लाख लोगों का नेतृत्व करो। तो मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है। और राजनीति में चुनाव की हार जीत एक पार्ट होता है। आप आते हो लोगों की आवाज बनने, आप आते हो लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। तो चुनाव तो आप 1500 दिन में एक बार लड़ते हो, हार और जीत सेकेंडरी है, लेकिन सही फोरम पे सही लोगों की बात उठाना और उनके काम करवाना, ये एक राजनीतिज्ञ का और एक समाजसेवी का काम होता है। अक्षय जी, मैं ये जानना चाहूँगा, अक्षय बम को कांग्रेसियों ने तो पहचान लिया कि अक्षय बम 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, अक्षय बम को कांग्रेस ही पहचान गए, पर इस शहर की जनता 27.5 लाख वोटर है इस शहर में, 35 लाख की आबादी है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, शहर से लेकर ग्रामीण तक, उन तक अक्षय बम का चेहरा और नाम कैसे पहुंचेगा? जनता अक्षय बम को पहचानती है कि नहीं पहचानती, ये दूसरी बात है। जनता अपने मुद्दे पहचानती है। जनता क्या दाल 100 रुपये ऊपर किलो खाना चाहती है? जनता क्या 100 रुपये लीटर के ऊपर का पेट्रोल डलवाना चाहती है? जनता क्या ग्रेजुएट होके 3-3, 4-4 साल घर में बैठना चाहती है? जनता क्या सारी चीजों को अनदेखा करके दूसरी पार्टी को वोट करना चाहती है? एक बात जनता को समझना बहुत जरूरी है कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, नेता होते हैं, ये आपकी आवाज उठाने के लिए राजनीति करते हैं। अगर आप एक ही पार्टी को जिताते जाओगे तो आज से 7 साल बाद होगा क्या, 8 साल बाद होगा क्या? एक देश में 1 पार्टी बन रह जाएगी और सिर्फ एक फरमान आएगा जो आपको मानना पड़ेगा। तो क्या हम देश को एब्सोल्यूट पावर देके डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं? ये आम जनता को समझना पड़ेगा। ये मुद्दे राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये मुद्दे आम जनता के हैं। अक्षय जी, मैं बात करूं, आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं सांसद शंकर लालवानी, उनके जितने बरस उनको राजनीति करते हो गए उतनी आपकी उम्र है। एक अनुभव और एक कम अनुभव, आप नए भी हैं कांग्रेस में, कितना फर्क है? इससे कितनी आपको मुश्किलें आ रही है चुनाव में?
सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, उनको भारत रत्न मिला है, जितने रिकॉर्ड वो बना सकते हैं बनाए। नायर करके एक लड़का आया, टेस्ट डेब्यू करा, पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी मार दी। इतिहास ऐसे ही बने जाते हैं। बिल्कुल सही है, और मैं खुद भी चाहूँगा अक्षय जी कि आप इतिहास बनाएं और इंदौर शहर में एक ऐसा इतिहास रचा जाए कि एक जीत का नया रिकॉर्ड बने और कांग्रेस के लिए पंजा खिलखिलाता हुआ निकले। बात करेंगे अब हम विधानसभा चुनाव में आपके काम करने वाले नेताओं की बात करें। एक नंबर की अगर मैं बात कर लूँ, संजय शुक्ला छोड़कर चले गए, अब बड़े नेता कोई बचे नहीं हैं दीपू यादव के अलावा। दीपू यादव की भी एक सिर्फ सीमित दायरा है जो सिर्फ पार्षद चुनाव तक ही टिके रहते हैंगे। 2 नंबर में बात करें चिंटू चौकसे जी, मुस्तैदी के आप साथ आपके साथ खड़े हैं, पर बड़े समस्या उनके साथ ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जो विधानसभा चुनाव हारे हैं वो। 3 नंबर में बात करें पिंटू जोशी ने जब से चुनाव हारे हैं विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 नंबर में आप खुद थे, आपकी टीम है। 5 नंबर में सत्तू पटेल का आपको सहारा है, मैं मानता हूं सहारा, ये शहर की सीटें हो गई। राव में बात करें, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, राव की पर ध्यान नहीं दे पाते। अभी मैं शहर की बात करूंगा, इन जगहों पर आप अपने लोगों से कैसे काम कराएंगे और कैसे वोट लाएंगे? आपको लगता है सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने हारी थी? टोटल कितने वोट से कांग्रेस हारी थी? बम्पर वोटर से कांग्रेस चुनाव हारी थी। हर वीटों में आप अगर कैलकुलेट करने जाएंगे, हर विधानसभा में नया रिकॉर्ड बना दिए। आप मत चिंता करें, आंकड़े मैं बता देता हूं आपको। 3.5 लाख वोटों से लगभग 9 विधानसभा को मिला के आ रही थी। महू इसको अलग कर देते हैं अभी, तो जो महू की कहानी, वहां पे निर्दलीय वोट अलग लेकर गए थे। अब जो कहानी बची 3 लाख वोटों की बची। चलिए 2019 से शुरू करते हैं। 2019 में शंकर ललवानी जी करीब 5.5 लाख वोटों से चुनाव जीते, ठीक है। उसके 2-2.5 साल बाद मेयर का चुनाव हुआ, कोविड के बाद हुआ। पुष्प जी जो चुनाव जीते वो करीब 1,35,000 से जीते, लीड कम हुई, कांग्रेस का वोट बढ़ा। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, कांग्रेस का माहौल था, लेकिन लाली लक्ष्मी का एक अपना काम था। तो क्या होता है कि जो लोगों का परसेप्शन जिस समय पे होता है वो कहानी बहुत अलग होती है। वोटों की जो चीजें होती है वो तब्दील होना और बात होना बहुत अलग होता है। अब रही बात, आपने नेताओं की बात करी, चुनाव जो लड़ता है वो एक कैंडिडेट लड़ता है एक विधानसभा से। क्या एक ही आदमी टिकट मांगता है उस विधानसभा से? विधानसभा से टिकट मांगने वाले 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। आज गोलू अग्निहोत्री जी भी टिकट मांग रहे थे, दीपू यादव जी भी टिकट मांग रहे थे। उनके पिताजी ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, वो खुद भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। आज हमारे यहाँ पे प्रेम खड़ाता जी हैं, के यादव जी हैं, मदन यादव जी हैं, मुकेश यादव जी हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 1 नंबर में काम करते हैं और आज भी वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 2 नंबर का इतिहास सभी को मालूम है। एक समय था जब मजदूर क्षेत्र में कांग्रेस का डंका बजा करता था, सुरेश सेठ चुनाव लड़ा करते थे, एक तरफा जीता करते थे। लेकिन अगर चिंटू भैया इतनी लड़ाई लड़के भी 1 लाख वोटों से अगर चुनाव जीत मतलब हारे हैं, तो आप एक बात बताइए, आप बोलते हो 8 लाख, मतलब आप 3 लाख के वोटों का जो कैलकुलेशन उसको 2.5 गुना कर रहे हो। तो क्या चिंटू भैया आप क्या 2.25 लाख वोट से चुनाव हार जाएंगे 2 नंबर से? थोड़ा गणित तो हम भी समझते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स तो हमको भी आती है। तीसरी चीज, आज 3 नंबर में गोलू भैया जरूर विधायक बन गए, लेकिन पिंटू जोशी जी ने जिस शानदार तरीके से चुनाव लड़ा वो किससे छुपा हुआ नहीं है। अश्विन जोशी जी का जो मास बेस है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। वहां पे अरविंद बागड़ी जी हैं जो अलग अलग वार्डों से पार्षद रह चुके हैं, तो वहां पे भी कोई नेताओं की कमी नहीं है। उसके बाद अनवर कादरी जी हैं, हमारे अंसारी जी हैं, वो लोग हैं। फिर रही बात 4 नंबर की, 4 नंबर का तो मैं संगठन खुद स्वयं खड़ा कर चुका हूं। 5 नंबर सत्तू भैया है ही, अमन वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, शेख हलीम जी है जो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इकबाल जी है जो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पे नेता सब जने हैं और अपना काम कर रहे हैं। सावेर में मैं आ जाऊँ तो सावेर में ऑलरेडी रीना काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। रीना के अलावा भी वहाँ पे 3-4 लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा देपालपुर है, तो देपालपुर तो हमेशा से बदला रहा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे नेताओं के बेस पे देखूं या कार्यकर्ताओं के बेस पे देखूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनाव में सही मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाना, उनके अपनी बात उनके गले तक उतारना, और उनके गले में उतरती है तो उनके दिल में आएगी, और उनके दिल में आएगी तो उनके दिमाग से बटन अलग दबेगा। अक्षय भैया, आपने कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जिन पार्षदों और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका आकलन, उनका कामकाज का बड़ा अच्छा सा स्टडी किया है, कम समय में अच्छा उन लोगों का आपने एनालिसिस किया है। पर आपको मैं बताना चाहूँगा, इनके रहते ही इतने बड़े मार्जिन का हार की हुई। आप बात करते हैं लोकसभा में जो हार हुई थी उसके अंकल ललवानी की पिछली बार की, उसके बाद में आप बोलते हैं मेयर में कमी। मेयर में शहर का एरिया आता है, ग्रामीण पूरा अलग हो जाता है। फिर भी मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया। सर, आपको क्या लगता है कि अक्षय भैया ने काफ़ी कैलकुलेशन किया है, नेताओं को लेकर इन्होंने अच्छा कैलकुलेशन किया, ये नेता हमारे पास बचे हैं काम करने वाले, कि कितना दम भर पाएंगे चुनाव में?
कुछ तो दम भर ही लेंगे अक्षय भैया के साथ में, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं भरेंगे। कहा जाता है ना, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, जिसके पंखों में जान होती, वही आसमान को छूता है सर। तो अक्षय भैया एक अच्छे आसमान को छूने की तैयारी में लगे हुए हैं। अक्षय भैया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा अब आपसे कि चुनाव में 5.5 लाख की लीड को पाटने का क्या आपने फार्मूला तैयार किया है? आप मान के चलिए 5.5 लाख की तो बात गई तेल लेने, या चुनाव में जीत रहा हूँ, और कैसे जीत रहा हूँ आप 4 तारीख को एनालिसिस करेंगे और इट वुड बी द केस स्टडी फॉर द कंट्री। अच्छा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, जो नेता छोड़ के भग गए कांग्रेस से, उससे आम पब्लिक को भी समझ में आ गया है कि ये सब अवसरवादी हैंगे, तो क्या उनके जाने से आपको लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे? क्योंकि अवसरवादी लोग चले गए दूसरी पार्टी में, तो हमें उसमें वोट नहीं था, उसका आपको कितना फायदा मिलेगा? आम जनता कभी भी वोट पार्टी देख के या लोगों को देख के नहीं करती। आम जनता वोट अपने चीज़ों को देख के करती है कि उसको तकलीफ क्या है और उसका सलूशन किसके पास है। जिसके भी पास सबसे अच्छा सलूशन अवेलेबल होता है, उस पार्टी को वो चूज करती है। वो प्रादेशिक पार्टियां अलग हो सकती हैं, जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टियां अलग हो सकती हैं, तो लोगों का वोट करने का परसेप्शन बहुत अलग होता है। एक घर में महिला का सोच अलग होता है, पुरुष का सोच अलग होता है, युवा का सोच अलग होता है। तो आप एक घर को भी नहीं बोल सकते कि ये चारों वोट कांग्रेस को गिरेंगे कि बीजेपी को गिरेंगे। अक्षय भैया, सिर्फ आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है, लाडली बहना योजना के हर महीने पैसे दे दो, आप मुफ्त का राशन दे दो, इससे कितने वोट प्रभावित होते हैं? लोगों में कितना वोटों को मन बदलता है? शॉर्ट टर्म के लिए जरूर बदल सकता है, मैं इसमें ना नहीं करता हूँ फ्रीबीज के लिए, लेकिन जब अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है और लोगों को सशक्त करना है, तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि भगवान ने हम सब लोगों को 2 हाथ दिए हैं, हर हाथ को काम और हर काम का सही दाम, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, आप लोगों को सशक्त बनाइए। आप 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की बजाय आप ये सोचें कि वो 80 करोड़ अपना पेट कैसे पाल सकते हैं, अपना परिवार कैसे पाल सकते हैं, और तकलीफ आने पे अपने रिश्तेदारों को कैसे पाल सकते हैं, उसके लिए योजना बनाए और उनको सशक्त करने के लिए बनाइए, बजाय उनको फ्री राशन देने के लिए। राजीव सर, मैं आपसे इस बात पे आपकी भी राय जानना चाहूँगा। वाकई ये मुफ्त की रेवड़ी बांटना, हर महीने पैसे दे देना, क्या लगता है आपको सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, पर शुरुआत से ही जो है बटा रहा है अपने देश में। पहले योजनाएं जो है, पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने मुफ्त रेवड़ियाँ बांटी, अब भाजपा आई, भाजपा बांट रही है, तो ये चलन में आ गया है। अब इससे बाहर कैसे होए, ये नेताओं को मिलके बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सारे नेताओं को। और मुफ्त रेवड़ी तो हर हाल में बंद करना चाहिए थी, देश को सशक्त बनाना है तो सभी पार्टियों को। बहुत अच्छी बात है कि मुफ्त की रेवड़ी बट होना चाहिए, मुफ्त के वादे बंद होना चाहिए। लोगों को आलसी बनाने की बजाय लोगों को काम के प्रति रोजगार मुहैया कराना चाहिए। हमारे बीच में बात करने आए अक्षय बम जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे चुनावी मुद्दों पर चर्चा की।